अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि उनका मुकाबला माफियाज से है और माफियाज को अब तक वो शिकस्त देने में नाकाम नजर आते हैं। वो गंदम की शक्ल में हो, शुगर माफियाज हों या दूसरे जितने भी माफियाज हैं, उन सब के सामने इमरान खान साहब के हालांकि ताबे हैं, सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी, तमाम महकमे उनके ताबे हैं, उसके बावजूद वो कहते हैं उनका मुकाबला है और माफिया से आ रहे हैं उनको एनआरओ दिया जाए, वो एनआरओ देने के हक में नहीं है। इंटरनेशनल सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। अफगानिस्तान हम जब से इनखला हुआ है अमेरिका का, जब से बहुत ज़्यादा खबरों में मौजूद है और पाकिस्तान का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। और दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क भारत के वज़ीर-ए-आज़म मोदी दौरा अमेरिका पे पहुंचे हैं। वो क्या गुल खिलाएगा ये दौरा अमेरिका उनका, क्योंकि बाइडन के इक़्तिदार संभालने के बाद मोदी का ये पहला दौरा है। गो कि बाइडन और मोदी की 3 मुलाकातें मुख्तलिफ जगहों पर हो चुकी हैं, मुख्तलिफ ओकेजन्स में हो चुकी हैं। अब बाइडन ने मोदी को ज़ाहिर बुला लिया है, वहाँ आने दे भी दिया है, मुलाकात भी होगी और 5 रोज़ा ये दौरा है। जबकि हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आज तक मुंतज़िर हैं कि किसी तरह बाइडन साहब फ़ोन कर दें, और उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जी बाइडन साहब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, इसलिए मुझे फ़ोन नहीं कर रहे। अब चूँकि तालिबान अमन के लिए अमेरिका के पार्टनर बन सकते हैं, अफगानिस्तान की मईशत का जो इंसार है वो किन चीज़ों पर है, क्या उनकी मईशत सर्वाइव कर सकती है, नहीं कर सकती। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी, उनकी अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है एंथनी ब्लिंकन से, और उनकी ये पहली मुलाकात है। उसमें अमेरिका ने एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया है, जबकि यहाँ हम बार बार ये कहते रहे हैं कि नो मोर, लेकिन अमेरिका डू मोर की रट लगाए हुए है। इस पर होगा क्या, क्या पाकिस्तान जवाब दे सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो माफियाज के सामने बेबस नज़र आते हैं, और एक और जो बहुत बड़ी लड़ाई हमें नज़र आ रही है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और ये लड़ाई का क्या मंतकी अंजाम होगा, क्योंकि 2 नोटिस जारी किए जा चुके हैं 2 वफाकी वज़रा को, आज़म सवाती और फवाद चौधरी साहब को। इसी मौजूद पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वज़ीर आला सिंध के माउन खुसूसी वीर जी कोहली साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए हैं। इसके अलावा टेलीफोन पर हमें ज्वाइन करेंगे मौजूद मेहमान, उनका भी मैं आपसे तारुफ कराऊंगा। लेकिन आगाज़ इनसे करते हैं। वीर जी कोहली साहब, क्या कहेंगे? इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो कह दिया उनका मुकाबला जो है वो माफियाज से है। अब एक तरफ हम देखते हैं कि कभी गंदम स्कैंडल सर उठा लेता है, कभी शुगर का स्कैंडल सर उठाता है, और आटा चीनी दाल ये तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं इस हुकूमत में। इस पर आपकी जमात का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो अब आप लोग क्या लाएमल तरतीब दे रहे हैं अवाम को ताकि कुछ रिलीफ मिल सके, या इस गवर्नमेंट से निजात के लिए क्या करना चाह रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। देखो, हम तो इस पर बहुत वाज़ेह और क्लियर मौक़िफ़ देते रहे हैं। हर दफ़ा इमरान खान साहब जो है वो जब महंगाई होती है या इस तरह का जब स्कैंडल सामने आता है तो वो कमेटी बना लेते हैं। वो कहते हैं जी कमेटी, फिर जब कमेटी बता देती है कि फलाना फलाना लोग हैं जो आपके काबीना में शामिल हैं और वही लोग इन्वॉल्व हैं, वही आटा चोर हैं, वही चीनी चोर हैं, वही अपना मेडिसन चोर हैं जो 800 गुना बढ़ा दी गई। और जबकि काबीना ने इजाज़त दी थी, वफाकी काबीना ने, कि आप सिर्फ वो मेडिसिन बाहर से मंगवाएंगे जो कि लाइफ सेविंग है और जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है वो मंगवाएंगे। लेकिन वहाँ से जो मंगवाई 365 इस तरह की मेडिसिन मंगवाई गई इंडिया से, पड़ोसी मुल्क से, जो कि यहाँ पर अवेलेबल थी और वो लाइफ सेविंग नहीं थी। तो उसके बाद जब वो उस पर स्कैंडल सामने आया और फिर कमेटी बना दी गई और फिर कमेटी ने कहा कि जी ये लोग इन्वॉल्व हैं, तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पता है कि माफिया कौन है लेकिन उसके नाम नहीं ले सकते। और फिर कमेटी ने जब नाम भी ले लिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी फॉरेंसिक कराएंगे कि ये देखें कि ये वही है कि नहीं। उस कमेटी के बाद फिर दूसरी कमेटी, उसके बाद फिर पता चला कि वो जो मिनिस्टर साहिबान थे जो इन्वॉल्व थे, साथ कोई एडवाइज़र थे, कोई मिनिस्टर थे, उनको उन और बड़े ओहदे पर लगा दिया गया वहाँ से हटा के। तो मेरे ख्याल के एक तो या तो अगर नहीं कर सकते तो ये ड्रामा नहीं करना चाहिए था। वो कहें कि नहीं मैं देखो माफिया को, एक एक माफिया को मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर कहे कि जी माफिया का हमें पता है कि कौन है माफिया, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता, और फिर नाम ही नहीं ले सकते। फिर उनको आप जब नाम आ जाते हैं और मीडिया में लीक हो जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं देखो हम हमारी पहली गवर्नमेंट है जो हमने साबित करके नाम अनाउंस कर दिए। भाई नाम अनाउंस करने से क्या होता है? क्या उन्होंने पकड़ा हमको या कोई एहतसाब हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर आप देखें कि दूसरा मयार ये है, दोहरा मयार, कि यहाँ पर 2 सालों से खुर्शीद शाह साहब जैसे लोग जेलों में सजाएं काट रहे हैं। कोई अभी तक रेफरेंस फाइल नहीं हुआ है, कोई चीज साबित नहीं हुई है। जेलों में सजाएं काट रहे हैं, जेलों में जेल भुगत रहे हैं, मीन्स के वो कैद हैं। कौन सी जेल थी सर 2 साल जिसमें रहे ये? भाई मैं आपको बताऊं, जो जिसको जेल कहते हैं वो चाहे हॉस्पिटल का कमरा हो चाहे वो कमरा हो, लेकिन जेल होती है जहां आपको पकड़ा जाए तो आप कहते हैं जी हॉस्पिटल पहुंच जाए, मेरी जी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है,
वो असम्बली के इजलासों में शिरकत कर लेते हैं, वैसे वो जो हर जगह आना जाना होता है। लेकिन सर कानून तो है, उस कानून का आप ही लोग फायदा उठा रहे हैं अपने, इसका मतलब ये कानून साजी अपने लिए करते हैं आप लोग। नहीं, ये सर आम आदमी को 2 साल किसी को आप रखेंगे हॉस्पिटल में? नहीं, पीटीआई खुर्शीद शाह साहब इस अवाम में नहीं है या आईन कानून से बालातर है वो? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जो कवानीन बने हुए हैं अगर आपको किसी को अच्छे नहीं लगते और किसी को पसंद नहीं है तो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं आप, पार्लियामेंट आपके पास है, आप चले जाओ उसमें अमेंडमेंट कर लें। लेकिन अभी तो उसी कानून पे चलना पड़ेगा ना जो कानून यहाँ पे राइज है, और वो राइज कानून ये है कि अगर कोई कैद में है और वहां पर उनको जाहिर है खुर्शीद शाह साहब जो है वो उनकी उम्र के लिहाज से उनकी तबीयत खराब रहती है, अक्सर वो जब बाहर थे तब भी उनकी तबीयत सही रहती है। कौन सी बीमारियां हैं जो उनको हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ सकते, वो जेल में नहीं जा सकते? जब सिंध हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फिर बात की और फिर उन्होंने बाहर निकाला गया हॉस्पिटल से, उन्होंने पूछा भी था कि इस तरह की कौन सी बीमारियां हैं जो एक दिन भी ये जेल जाने को तैयार नहीं, और हॉस्पिटल के कमरे को जेल करार दे दिया गया, वहाँ तमाम सहूलियात उन्हें मिल रही थी। असम्बली इजलास में वो बदरिया रोड या हवाई जहाज के जा भी सकते हैं, वहाँ शरीक भी हो सकते हैं, वहाँ पुरजोर अंदाज से तकरीर भी वो करते हैं, जज्बात में भी आते हैं वहाँ पर, लेकिन जेल में नहीं रह सकते। देखें, मैं एक आप खुर्शीद शाह साहब को देखेंगे तो उनकी तबीयत मैंने कहा कि पहले से वो खराब रहती थी, लेकिन उसके अलावा आप पीपल्स पार्टी की जो तारीख देखेंगे तो आपको आसिफ जरदारी साहब या फिर यहाँ तक फांसी भी लगे हैं, फांसियां भी काट दी गई थी। ये तमाम हकायक हैं। तो ये आप ऐसे एक केस को देखकर ये ना देखें, मैं कहना चाहता हूँ कि ये वही इदारे हैं जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेमस वजीर आजम, दुनिया लेवल का जो फेमस एक पॉपुलर वजीर आजम को फांसी चढ़ा दिया गया और जेल टार्चर सेल में भी रहे। तो पीपल्स पार्टी की तो ये रिवायत है कि वो ना जब अपना इससे तकलीफ से डरते हैं। रिवायत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद तक मौजूद थी। अब तो चर्चिल इनाम मेमन साहब पकड़े जाते हैं, वो भी हॉस्पिटल में, और वो फिर आपने देखा वो शहद की बोतलें किस तरह तब्दील हो गई, वो किसी और चीज की बोतलें थी। इस तरह खुर्शीद शाह साहब को अगर जेल हो जाती है नैब केसेस के हवाले से तो वो भी जाकर हॉस्पिटल में लेट जाते हैं। सर जब तक पकड़े नहीं जाते तो बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, जैसे ही उनके खिलाफ कार्रवाई होती है उसके बाद क्यों बीमार हो जाते हैं? मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान का लॉ जो हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, मैं वकील हूं, मैं आपको बताऊं कि वो ये कहता है कि अगर आप 1-2 साल तक किसी मुलजिम को ऐसे रखें और कोई चीज प्रूफ ना कर पाए, अभी तक चार्ज फ्रेम आप ना कर पाए, तो वो बेलेबल कहलाता है। तो ये उनको फैसिलिटीज इसलिए भी जरूरी देनी है कि आपने उस वक्त उसको बेल हो जानी चाहिए, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई चीज नहीं, कोई रेफरेंस तक आप फाइल नहीं कर सकते, अगर आपके पास सबूत हैं किसी के पास तो आप चले जाएं कोर्ट में, आपके साथ है, सारे इदारे आपके मातहत हैं, और आप इदारों को बुला के, इदारों के जो हेड है उनको बुला के कहते हो कि आप टांग दो इतने लोगों को, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते, उनको टांग क्यों नहीं देते हो? तो वो बेचारे कहते हैं कि देखो, तो वो आगे से मिसाल देते हैं कि देखो सऊदी अरब का शहनशाह जो है वो तो इस तरह करता है कि रातों रात लोगों को टांग देता है। वो कहता है कि भाई वहां पर शहनशाही है तो यहाँ पर एक कानून है, तो यहाँ पर अब जो कानून है उसी के तहत आपने चलना होता है। ये आप नहीं कर सकते कि आपको कोई नापसंद है या किसी और पार्टी से है, आपके अपोजिशन में है तो आप उनको टांग दो, या चाइना जाते हैं और वहां जाके कहते हैं कि मेरे बस में हो तो मैं 500 लोगों को टांग दूं, तो वो 500 लोग कौन है? वो अपोजिशन के जाहिर है, वो अपनी पार्टी में जो माफिया बैठे उनको तो नहीं टांगेंगे। वहां पर तो यह है कि कोई शौकत तरीन साहब जैसे लोग आते हैं, वो उनको कहते हैं कि भाई वो उनको कहते हैं कि आप आ जाएं और खजाने के वजीर बन जाएं, तो वो कहता है कि भाई मेरे पे जो आपने नए केस लगाए वो केस हटाओ, तो उसके बाद मैं आने के लिए तैयार हूं। और फिर वो सारी शर्तें मान ली जाती हैं। फिर खान साहब खुद कहते हैं कि मैंने अपने दोस्तों को एमएसटी भी दी है और सारा कुछ भी दिया है। तो जो वहां पर दोस्त आते हैं और जहां फिर जो इस तरह की चीजें जो उनके साथ शामिल हो जाते हैं, उनके लिए वो दूध के दुले हो जाते हैं रातों रात। उससे पहले आप उनके स्टेटमेंट देखें कि जो यहाँ पर कातिल थे और रहजन थे और पता नहीं क्या क्या दहशतगर्द थे, जैसे उनके साथ ज्वाइन कर लिया तो वो ठीक है। अच्छा, इस पर बड़ी नफीस बन गए और सारा कुछ है। जी, नफीस लोग भी आजकल उनके साथी इत्तेहादी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बड़ा अहम मसला मैं चाहता हूँ, आप भी मौजूद हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे, गवर्नर भी रहे, बड़ा अहम उनका तजर्बा भी है इस हवाले से, उनसे हम बात कर लें, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो भी ले लें और बात करें हम थोड़ी सी अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि बड़ा अहम दौरा कर रहे हैं मोदी अमेरिका का, और जबकि इमरान खान साहब भी ये फरमा रहे हैं कि जी इस वक्त जो खत्ते की सूरत हाल है उसमें तालिबान को जो है वक्त दिया जाए और ताकि वो बेहतर अंदाज से वहाँ हुकूमत कर सकें। लेकिन इस हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इसी पर हम बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मोइनुद्दीन हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे इस वक्त जो सूरत हाल है अफगानिस्तान की? यह अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ी गैर यकीनी है इस वक्त। एक तो उनके जो इकोनॉमिक हालात हैं,
माशी हालात ठीक नहीं है। उनके यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने उनके $9 बिलियन जो हैं तो रोक ली है, और उनको आजकल फॉरेन एक्सचेंज की बहुत सख्त जरूरत है जिससे वो अपनी जरूरियात पूरी कर सकें। और दूसरी बात यह है कि फिलहाल उन्होंने अबूरी हुकूमत बनाई है। अबूरी हुकूमत का मतलब ये होता है कि अभी कोई इसके बाद शायद कोई परमानेंट हुकूमत बाद में बनाएंगे, और दुनिया उनसे ये एक्सपेक्ट कर रही है इंक्लूडिंग पाकिस्तान कि वो गवर्नमेंट के जो होंगे लोग मिनिस्टर्स वो इंक्लूसिव होंगे, जिसमें ताजिक भी होंगे, उज़्बेक भी होंगे, हज़ारा भी होंगे। और दुनिया तो ये भी चाहती है कि ख्वातीन भी उनके कैबिनेट में हों। एक तो ये बात है दुनिया की तशवीश। अच्छा, इसमें दूसरी बात, जी जनरल साहब कतई कलाम की माजरत सर, इस वक्त तालिबान, हम इतने यहाँ खुशियां मनाई गई, शादियाने बजाए जा रहे थे सर, तालिबान हमसे कह रहे हैं जी दुनिया से हमें तस्लीम भी कराएं, फिर डॉलर जो हमारे फंसे हुए वो भी दिलाएं। तो सर ये सारे काम हमने करने हैं? नहीं हमने तो नहीं करने, और हमारे पास तो डॉलर नहीं है जो हमने रोके हुए हैं उनसे। नहीं, दिलवाने तो हमें नहीं सर, वो तो दबाव तो नहीं हमने क्यों दिलवाने, हमारी तो जिम्मेदारी ऐसी नहीं बनती। लेकिन क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, हमारे उनके साथ बहुत ताल्लुकात है सदियों से अफगान के लोगों के साथ, और वहां पर एक ह्यूमन क्राइसिस जो है वो जन्म ले सकती है, फाके और बुरा हाल हो सकता है। अच्छा, हमदर्दी की वजह से मतलब जनरल साहब ये है कि वो हमारे पड़ोसी हैं और मुसलमान हैं, पड़ोसी भी हैं, हमारे उनसे मजहबी सकाफती रिश्ते हैं, अफगानिस्तान से बहुत सदियों पुराने हैं। अफगानिस्तान से बहुत लोग यहाँ पर आए, सेंट भी आए, सब आपको पता है, और यहाँ पर आबाद भी उनके जो है लोग आके यहाँ पर जल मिल गए। सर इसमें दो चीजें मैं जानना चाहता हूँ आपके तजर्बे से कि एक तो मुसलसल टीटीपी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रही है, यहाँ से इमदाद लेकर जो ट्रक गए वो जिस तरह बेहुरमती हमारे झंडे की गई वो सबके सामने है। सर तालिबान से हम ये तमाम चीजें मनवा नहीं सके, और हमदर्दी सबसे बढ़कर जो है दुनिया कह रही है पाकिस्तान कर रहा है। देखिए जी, बात यह है कि तालिबान ने हुकूमत जरूर अपना वो काबुल में कायम कर ली है, लेकिन अभी अफगानिस्तान के एक हिस्से में कोई आदमी जो कि गैर जिम्मेदाराना फेल के पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती करता है, उस पर तो उन्होंने एक्शन लिया है और उसको बहुत माजरत की है, और उस आदमी को पकड़ लिया जिस आदमी ने ये काम किया था। और टीटीपी जो तो कार्रवाई कर रही है सर, आपको पता है कि लोग ऐसे होते हैं कानून नाफिज करने वाले, तो अपनी तरफ से हम स्टेट पॉलिसी दे देते हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ लोग जो है इस किस्म की कार्रवाई किए चले जाते हैं दूर दराज इलाकों में। तो मतलब कि ओवरऑल तालिबान जो है वो पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखते हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान को कोई गजन पहुंचे या नुकसान पहुंचे। टीटीपी को तो लगाम नहीं दी गई अभी तक, टीटीपी तो मुसलसल सिक्योरिटी फोर्स में हमले कर रहे हैं। बात सुनिए, अभी हमारे माशाल्लाह बहुत ऑर्गेनाइज फौज है, उसने बहुत बेइंतहा कामयाबियां हासिल की हैं दहशत गर्दों के खिलाफ पिछले 15 सालों में, लेकिन अभी भी बलूचिस्तान के अंदर एक्शन हो जाता है, कभी नौफिस्तान में एक्शन हो जाता है, कभी कराची में धमाका हो जाता है, कभी कहीं हो जाता है। तो हम तो पूरी स्टेट जो है, रियासत तो पूरी कोशिश कर रही है, रियासत की मशीनरी पूरी कोशिश कर रही है। तालिबान क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? नासिर जो है वो हमेशा इसके साथ काम किए चले जाते हैं। टीटीपी के बैक पर कौन है फिर, आपका तजिया क्या कहता है? टीटीपी तो पाकिस्तान के ये वो लोग हैं जिस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था और ये सवात में हमने इनसे सवात वापस लिया, हमने नॉर्थ वजीरिस्तान ये वापस लिया, इन पर हमले हुए पाकिस्तान की फौज से, ये भाग के अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान चले गए सर, छुपे हुए। बिल्कुल, कुछ लोग पकड़े भी गए थे बगराम जेल में सर, तालिबान आए उन्होंने रिहा कर दिया इनको, वो रिहा कर दिया। लेकिन अभी आस्ता आस्ता जब ये इफेक्टिव होंगे तालिबान इनको पकड़ेंगे, इनको काबू करेंगे, और मेरे ख्याल में इनको शय नहीं देंगे कि आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। हमारे तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि जी इन आइन को अगर वो तस्लीम कर लें तो इन्हें माफी दी जा सकती है। सर ये कातिल, ये दहशतगर्द जिन्होंने इतने लोग शहीद कर दिए हमारे, हम इनको माफी देने को तैयार बैठे हुए, क्यों नहीं? अभी तक तो उन्होंने खैर बयान दिया है और जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब गैर जिम्मेदाराना बयान है, आप ये कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ कि गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये लोग हाथ में आए, जब आए उसके बाद स्टेट फैसला करेगी कि इनके साथ क्या करना है। अभी तक तो मतलब ख्याल है लोगों का, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी अगर आम माफी दी जाए तो ये लोग हथियार रखकर वापस जो है अपना ये कार्रवाइयां पाकिस्तान के खिलाफ छोड़ देंगे, ये उम्मीद कर रहे हैं लोग, सर जिस तरह बलूचिस्तान में होता है।
लोग आके हथियार डाल देते हैं, फला करते हैं, हम माफी मिल जाती है। बलूचिस्तान के जो फरारी हैं उनसे मिलाएं हम इसको, टीटीपी वालों को भी, कि बेशक शहीद कर दिए हमारे लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस पे बेशक हमले करते रहे, अगर आइन को तस्लीम कर लेंगे तो माफ कर देंगे। देखिए, आपको पता है कई दफा पाकिस्तान में इस तरह हुआ है कि बलूचिस्तान के लोगों ने रियासत की कमजोरी है सर, इसका मतलब डाले हैं, पहाड़ों से उतर आए हैं, माफी दी गई है, वो नॉर्मल लाइफ उन्होंने अपनी स्टार्ट कर दी है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो ये इस वक्त हुकूमत का फैसला है, वो क्या बेहतर समझती है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के मफाद के लिए। अच्छा सर, मोदी साहब भी दौरा कर रहे हैं अमेरिका का, 5 रोजा दौरा है सर, ये क्या गुल खिलाएगा? क्योंकि बाइडेन के इक़्तिदार संभालने के बाद मोदी का ये पहला दौरा है, गोके इससे पहले 3 मुलाकातें जरूर हुई हैं, लेकिन 5 रोजा दौरे पर बुला लिया है सर। वहां मोदी की 1-to-1 मुलाकात होगी बाइडेन से, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब इंतजार कर रहे हैं फोन कॉल का। देखिए जी, बात यह, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और अमेरिका के साथ उसके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। वो अमेरिका के कैंप में चला गया है। तो सर हम किसके कैंप में रहे 70 साल सर? भाई रहे, लेकिन अब हमने छोड़ दिया ना, अब तो हमने कहा नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया ना उनको। और वो लोग हमसे बोलते हैं कि सी पैक मत करो और चाइना के नजदीक मत जाओ, हम नहीं सुन रहे उनकी बात। तो मतलब भी वक्त बदल गया है। तो इसकी सर भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, ये भी तो फिर लोगों को पता होना चाहिए, रियासत को पता होगा। ये है भारी कीमत, ये हल्की कीमत। अमेरिका इज ए डिक्लाइनिंग सुपर पावर और हम उनके थल्ले नहीं लग सकते और उनके कहने से जंग में नहीं कूद सकते। पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया है जो मेरे ख्याल से सही स्टांस है, उस पर कायम रहना चाहिए। बाकी डिप्लोमेटिक रिलेशन अपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात कायम रखे, जहाँ कोऑपरेशन हो सकती है इकोनॉमिक फील्ड में, दूसरे सर बहुत सी बात है खुददारी अगर पाकिस्तान दिखाता है, लेकिन इतनी खुददारी सर हो तो फिर IMF के पास भी मत जाएं आप, फिर वर्ल्ड बैंक के पास भी मत जाएं, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास भी नहीं जाना चाहिए हमें, फिर हमें ये भी नहीं कहना चाहिए ग्रिल लिस्ट से निकाल दें हमें, फिर मिन्नतें तरले भी नहीं होनी चाहिए। देखिए साहब, जो आप ये बातें कर रहे हैं ना, बिल्कुल IMF के पास जाने से बचा जा सकता है और किसी के आगे हाथ खिलाने से बचा जा सकता है, बशर्ते कि सब पाकिस्तानी ईमानदारी के साथ जो टैक्स बनता है वो हुकूमत के खजाने में जमा कराएं। कोई IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर लोग टैक्स चुराएं और अपनी ड्यूटी अदा ना करें तो फिर तो ये जाहिर है कि हमको फिर अपना मुल्क चलाने के लिए कर्जे लेने पड़ेंगे। तो सर ये तो फिर आप जो बात कर रहे हैं IMF के पास जाने से महंगाई में नहीं, तो मैं कह रहा हूँ फिर अपना खजाना भरो ना। लेकिन सर सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुतबादिल इस वक्त मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप ये कहें कि जी हम खुददारी दिखा रहे हैं और एब्सोल्युटली नॉट कह के खामोश बैठे रहेंगे तो फिर सर भुगतना पड़ेगा आपको। IMF है, IMF में सबने पैसे मुल्कों ने अपने जमा कराए हुए हैं और उनका एक ड्राइंग पावर बनती है जिसके हिसाब से वो आपको जब बैलेंस पेमेंट के लोन देते हैं। ये आम बात है, अमेरिका सबसे ज्यादा बड़ा मकरूज मुल्क है, तो आप हमको भी अपना काम चलाने के लिए लेने पड़ते हैं, उनसे कर दें। तो इसका मतलब है सर इसी तरह चलती रहेगी हमारी डिप्लोमेसी, क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तो सर फिर नजर नहीं आ रही। या अगर आपको सर है थोड़ी सी जाहिर है आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मौजूद है, इन प्लेस है, काफी कामयाब है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है फूड सिक्योरिटी का, पानी की सिक्योरिटी का, एनर्जी की सिक्योरिटी का, उस पर काम हो रहा है। कुछ डैम्स बन रहे हैं, इकोनॉमी ठीक होगी और टैक्स कलेक्शन बेहतर होगी तो काफी हद तक हालात बेहतर हो जाएंगे। सर इस वक्त जो सूरत हाल है, आप समझते हैं कि आपने कहा कि जी 70 साल तो सही है उनके इत्तेहादी रहे हैं, लेकिन अब कैंप चेंज करने जा रहा है पाकिस्तान। भाई 70 साल जो रहे हैं तो 70 सालों में कोई पाकिस्तान खड़ा तो नहीं रहा जो 1947 में था। पाकिस्तान बहुत आगे निकल आया है। पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी थी, आज 220 यूनिवर्सिटियां हैं। पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछ गया है। पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया, ये मत कहे कुछ नहीं हुआ, बहुत काम हुए, लेकिन सर आज भी कर्जों पे चल रहा है। तो कर्जों में तो मैंने कहा अमेरिका भी चल रहा है, बाकी मुल्क भी बहुत सारे चल रहे हैं। तो वो मैंने कहा जब तक टैक्स कल्चर ठीक नहीं होगा, हम टैक्स नहीं देंगे तो ये काम रहेगा। बाकी ये कारखाने लगाओ, जॉब्स क्रिएट करो, एक्सपोर्ट करो, पैसे कमाओ, तो फिर कर्जे में उतरेंगे और माली हालत भी ठीक होगी। सर अफगानिस्तान को देख रहे हैं आप स्टेबल होता हुआ आप, क्योंकि मैशत तो उनकी नहीं है और वो देख रहे हैं चाइना की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, कतर की तरफ के वहां से कुछ मिले हमें। बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि तालिबान ने इन 20 सालों में कोई सबक सीख लिया होगा और सबक ये है कि आप दुनिया से अलग थलग रहकर जेडीड की मस्जिद नहीं बना सकते।
आपको दुनिया के साथ लिंकेज कायम रखना है, इकोनॉमिक्स भी, तजारती ताल्लुकात भी, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी। इसलिए दुनिया वो चाहती है कि थोड़ा बहुत अब ख्वातीन को बिल्कुल अलग करके घर में न बंद कर दें, या वो चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की जो है थोड़ा रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो हमारा मजहब भी हमें सिखाता है। बिल्कुल, तो जब ये बिल्कुल। करेंगे तो दुनिया फिर उनको मदद भी करेगी, और ये वो सर अभी तक और तो वो नहीं किया। स्टेबल होते जाएंगे, हमें उम्मीद है। उनकी क्या काबीना में कोई खातून शामिल नहीं है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा रही हैं, और सख्त सजाएं देने की आज भी बात की उन्होंने। देखिए, बच्चे छोटे क्लासों की तो जा रही हैं, बड़ी क्लासों को फिलहाल रोका है, उन्होंने कहा पॉलिसी देंगे इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला भी थे, इसके अलावा गवर्नर सिंध भी रहे। अब गुफ्तगू सुनिए आपने, कोहली साहब क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो बड़ा अहम मसला है जिसपे टीडीपी के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान था कि जी आम माफ़ी की जो बात कर रहे हैं, आइन को तस्लीम कर ले, माफ़ कर देंगे, तो ये बात तस्लीम करने को पीपल्स पार्टी तो तैयार नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप, क्योंकि जिससे जनरल साहब तो ये कह रहे हैं कि जी जाहिर है आपके पास ऑप्शन नहीं है, और इस तरह के जो दहशतगर्द हैं तो हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में भी फरारी जब पहाड़ों में चढ़ जाते हैं तो उनको भी आम माफ़ी दे दी जाती है, वो नीचे आ जाते हैं। देखिए, मेरे लिए तो हैरत की बात थी, जनरल साहब कह रहे थे कि जो कोई खैर है, कोई आम बंदा है जिसने बात की है, आम लोग कोई बातें करते रहते हैं, इंतहाई जिम्मेदार बंदा जो वजीर खारजा कहे, तो मेरा ख्याल है कि दाखिला रहे हैं, तो वो रहे बिल्कुल नहीं, तो वो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ना जिन्होंने कहा, जी बयान उनका, तो हाँ, उनके बयान उनसे ज़्यादा ऑथेंटिक कौन है जो किसी और मुल्क के बारे में, खारजा पॉलिसी के बारे में बयान दे सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए, क्योंकि हम 70-80 हज़ार लोग जो हमारे शहीद हुए हैं, उसमें फोर्स के लोग भी हैं, आम शहरी भी हैं, तो ये इसके बाद भी अगर हमें अकल ना आए तो मेरा ख्याल है कि हमें आग से खेलने से परहेज़ किया जाए। और जहाँ तक उनके क्या करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि उसका राइट सिर्फ़ और सिर्फ अफगानी शहरी जो है उनको है। जिस तरह हम कश्मीर के अंदर कहते हैं, जिस तरह दुनिया भर में इस तरह के ममालिक हैं जो किसी और के कब्ज़े में हैं, तो हम वहाँ पर ये कहते हैं कि जो वहाँ के शहरी हैं उनको आप राय शुमारी का हक दें, क्योंकि फ़ैसला सिर्फ उन्होंने करना है। और उसके लिए मेरा ये ख्याल है कि एज ए गवर्नमेंट हमें ये डिमांड करनी चाहिए यूनाइटेड नेशन और बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं उनसे, कि भाई आप वहाँ पर एक आज़ादाना इलेक्शन करें, या लोगों की राय जानें, या रेफरेंडम टाइप कोई ऐसी चीज़ हो कि वहाँ के लोग शहरी क्या चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वही सबके लिए ठीक होना चाहिए। वो सबके लिए होना चाहिए जी। छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखूंगा, और अमेरिका और पाकिस्तान अफगानिस्तान अमन के लिए तालिबान के साथ मिलकर उनको काम करना चाहिए। इसके अलावा इमरान खान साहब की पार्टी और इमरान खान साहब का जो स्टैंड इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इस पर हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन से आखिर क्या दुश्मनी है? अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं है कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है उस पर पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने तनकीद ना की हो, इन्होंने भी की है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल खराब हुई है वो असल में है क्या, इस पर हम बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। जियो पाकिस्तान के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप इतना पॉजिटिव सोचते हैं, बट जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, 2 साल में उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आगे तो लग रहा है कि शायद मुश्किल ही है। थोड़ी सी बिजी लाइफ की वजह से वो टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द। बात होगी क्रिकेट की पिच से फुटबॉल की किक तक। हॉकी के गोल से कराटे की हिट तक।
अब हम करेंगे तबसरा खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी मुस्बत खबरों पर। ये सब देख सकेंगे आप स्पोर्ट्स स्टार पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर बिना खौफ के। जज्बा सच का है, सच दिखाते हैं हम। स्टार न्यूज, आपके जरूरत की खबर। – 2019 और 2020 में NICBD हेल्थ केयर नेटवर्क में 38 लाख मरीजों को बिल्कुल मुफ्त इलाज फराहम किया गया। अपनी ज़कात, सदकात और अतियात NICBD को देकर अमराज़े कल्ब के लाखों मुस्तहिक और नादार मरीजों की दुआएं पाएं। जियो पाकिस्तान के लिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। विज कोहली हमारे साथ मौजूद हैं, मामले खुसूसी हैं वज़ीर-ए-आला सिंध के। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है जी कि कबल वक्त इंतखाबात होते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी तैयारी शुरू कर दी है हमने। तो क्यों विज कोहली साहब, क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से लगता है आपकी पार्टी को कबल वक्त इंतखाबात यानी वक्त से पहले इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं? देखें, जिस तरह का माहौल चल रहा है, जहाँ पर गैर आइनी और गैर कानूनी जो रवायत चल रही हैं, आप एक खड़े होकर कहीं कहते हो कि सिंध मेरे पास नहीं है, आप सिंध के साथ तासुब रखते हैं। सिंध वो सूबा है जो आपको 70% रेवेन्यू जनरेट करके मुल्क को देता है, लेकिन बदले में आप देखें 2018 से अभी 3 साल हो गए। 3 साल में जो सालाना जो प्रोजेक्ट होते थे सिंध के, मेगा प्रोजेक्ट जो होते थे सालाना बजट वफाक की तरफ से, वो 25 और 30 अरब रुपए के बीच में होते थे। तासुब क्या बढ़ता है उन्होंने? मैं आपको बताता हूँ कि उसको हटा के कम करते करते इस वक्त इस साल जो है वो 6 अरब पे जाके छोड़ा है। ना आप पूरा हिस्सा का पानी देते हो, आप कराची के लिए कमेटी बना देते हो, आप सिंध के लिए जो है वो एक नई मिनिस्ट्री डेवलप कर देते हो कि अफेयर सिंध अफेयर्स। इससे पहले कभी ज़िंदगी में आपने पंजाब अफेयर नहीं सुना, आपने खैबर पख्तूनख्वा अफेयर नहीं सुना, आपने बलोचिस्तान अफेयर नहीं सुना। लेकिन आप सिंध के साथ इस तरह जब रवैये करते हो और फिर भी महंगाई और कोई पॉलिसी आपकी नाकाम हो। हमें एक ही उम्मीद थी इमरान खान से कि वो खेल में कुछ अच्छे हो सकते हैं और कोई ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं कि वो क्रिकेट बहाल हो सके, लेकिन उसमें भी आपकी नाकामी रही। तो ये उसके बाद इनकी रहने की कोई तुक नहीं बनती। अच्छा, इसलिए आप चाहते हैं कि कबल वक्त इंतखाबात हो जाए, तो जाएंगे कैसे? आपके कहने से तो नहीं जाएंगे। आप घर में बैठकर ये कहें कि खान साहब आपने महंगाई बहुत कर दी है, आपने गुर्बत में इजाफा कर दिया है, आपके तमाम जो वादे दावे थे वो पूरे नहीं हुए, घर चले जाएं। सुप्रीम ताकत हमेशा जमहूरियत में सुप्रीम ताकत अवाम होती है, तो हम अवाम के पास जाना चाहते हैं। पूछ लेते हैं ना, आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? अदील अहमद हमारे साथ मौजूद है, PTI के नौजवान रहनुमा है, मेंबर है सिंध असेंबली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदील साहब, वज़ीर-ए-आला सिंध के माउन खुसूसी वीर जी कोहली साहब भी मौजूद हैं। वो कह रहे हैं जी कबल वक्त इंतखाबात हम इसलिए कह रहे हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई है, ना महंगाई कंट्रोल कर सकी और सिंध के लिए भी कुछ नहीं किया। एक नई वजारत आपने बना दी सिंध अफेयर के नाम से, ये क्या हो क्या रहा है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने के लिए। देखें, सवाल तो पीपल्स पार्टी करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध के लिए क्या किया है, और अक्सर हमसे मीडिया के दोस्त भी सवाल करते हैं। तो मैं तो हर दफा हर शो में ये एक्सप्लेन करता हूँ और अभी भी आपको कर देता हूँ कि जो काम तारीख में किसी ऐसी हुकूमत ने नहीं किया
कि जिसकी वफाक में हुकूमत हो और सिंध में हुकूमत ना हो, और वो उसके बावजूद सिंध के अंदर फंड्स लगाए। लास्ट जो फंड्स जो है कराची शहर में खर्च हुए या सिंध में जो तरक्याती काम हुए वो मुशर्रफ दौर में हुए थे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और उस वक्त भी सिंध के अंदर गवर्नमेंट जो थी काफ लीग की थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वफाक में हुकूमत दूसरी थी, सिंध में कोई और थी और यहाँ काम हुए। वो एक ही गवर्नमेंट थी, इसलिए सिंध में और कराची में काम हुए। लेकिन ये तारीख में कोई पहली दफा हो रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत सिंध में नहीं है उस पार्टी की, उसके बावजूद यहाँ पे 1100 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज सिंध हुकूमत के साथ मिलके मुशावरत के साथ बनाया, और वो प्रोजेक्ट्स आपको कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट आपका 1 महीने के अंदर ग्रीन लाइनें चलना शुरू हो जाएंगी, बसें पहुंच गई हैं कराची, 40 बसें आ गई हैं। आपका केसीआर की ग्राउंड ब्रेकिंग आज कराची के लोगों को मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि इकनिक ने 20.7 बिलियन रुपीज यानी 21 अरब रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ना केसीआर का, वो आज अप्रूव कर दिया है। और कमिंग वीक में मंडे को वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कराची तशरीफ ला रहे हैं कराची सर्कुलर रेलवे की ग्राउंड ब्रेकिंग करने के लिए। इसी तरह 52 फायर टेंडर्स कराची की सड़कों पे आपको नजर आएंगे। बिलावल हाउस की आग बुझाते हुए नजर आए, कोरंगी में आग लगी वहां बुझाते हुए नजर आए। इसी तरीके से जो आपकी 3 बड़े नाले जिनकी वजह से कराची शहर डूबता है, वो नाले जो है फेडरल गवर्नमेंट ने 35 अरब रुपए से पीयूष के नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि जी 44 नाले हमने भी साफ किए हैं, वो नहीं बताते आप लोग। कौन? पीयूष की तरफ से आज कहा गया है कि 44 नाले हमने भी साफ किए हैं, वो क्यों नहीं बताते? देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे दरखास्त करता हूँ, मैं आपकी मिन्नत समाजत करता हूँ कि आप मेरे हल्के में आए। जो 40-44 नाले इन्होंने साफ किए हैं, उन नालों में से मेरे हल्के के नाले भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ उनकी हालत की इन्होंने कैसे सर आप कह रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए कराची के लिए, जिसमें सबसे बड़ी तो 40 बसें नजर भी आ गई केसीआर के हवाले से। कोहली साहब ये तो फिर आप कह रहे हैं काम ही कुछ नहीं कर रहे, इसलिए घर भेजना चाह रहे हैं आप। देखें मैं दो सूबा चीजें, सिंध का भी आपको बताता हूं। एक तो मैंने आपको बताया, मुझे प्लीज 1 मिनट दे दे, आधा मिनट दे दे और जी। सूबा सिंध में आपका कराची सक्कर से हैदराबाद का मोटरवे अप्रूव करके एलोकेशन हो गई है, टेंडर बिडिंग में जा रहा है, वो मोटरवे फेडरल गवर्नमेंट बना रही है। इसी तरीके से 483 बिलियन रुपीस का जो पैकेज है, जिसमें सिंध के 14 अजला शामिल हैं, जहां पे बिजली के मंसूबे, गैस के मंसूबे, जहाँ पे जहाँ बिजली नहीं है क्या लोगों के मसाइल, 14 अजला रेलवे स्टेशन के इश्यूज, जहाँ पे ये 14 अजला जो बता रहे हैं सिंध के, आप सिंध के 14 अजला जहाँ बिजली का ये काम शुरू होगा, वहाँ बिजली नहीं है इस वक्त। वहाँ पाकिस्तान बनने से आज तक बिजली नहीं है, इसीलिए तो हम दे रहे हैं। सर यही तो 1 मिनट तवक्कुफ तो कीजिए, ये तो सर 14 अजला आज भी पाकिस्तान में ऐसे सिंध में जिसमें बिजली नहीं है। वीर जी कोहली साहब, जिसमें गैस नहीं है, जिन गाँव देहातों में वहाँ गैस दे रही है ये फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसी तरीके से अच्छा तवक्कुफ कीजिए मैं इधर पूछ तो लूं, मामले खुसूसी मौजूद है। सर 14 अजला में बिजली नहीं दे सके आज तक आप? हाँ ठीक है, 29 डिस्ट्रिक्ट में से 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें बिजली नहीं है, तो उसमें से एक का नाम बता दें। एक दूसरी बात ये कि मैंने कहा आपसे गिनवा दिया, आप रिकॉर्ड चेक करें कि 2018 से पहले जो सालाना बजट आता था वफाकी गवर्नमेंट का, उसमें किस सूबे के कितने प्रोजेक्ट होते थे। तो वो जो 25-30 अरब के होते थे उससे कम होते होते इस वक्त 6 अरब सिर्फ सिंध को है, और सिंध वो सूबा है जो 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो ये जो तासुब नहीं है तो और क्या, ऐलान अलग बात होती है, और ये काउंट वो कर रहे हैं, और ये दोहल और शहनाएं उसकी बज रही हैं जो 26 फरवरी 2016 में उस वक्त के नवाज शरीफ और कामली शाह साहब यहाँ वज़ीर आला थे, और उन्होंने मिलकर इफ्तिताह किया था। और जिसका आपने जो मोटरवे की बात की वो भी उसी जमाने का है, जो भी आप उसमें अपना क्या कहते हैं तख्ती लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लगाएं, बड़े शौक से लगाएं, हम वेलकम करेंगे। लेकिन इसमें से नया आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, मुझे एक तो बताएं कि जो इस वक्त इस गवर्नमेंट ने पिछले 3 सालों में शुरू किया, सवाए लंगर खाना और उसका ना बताना, लेकिन आप प्रोजेक्ट कोई बताएं जो आपने 3 सालों में शुरू किया। अनाउंसमेंट तो यहाँ पर भी हुई, अनाउंसमेंट तो जब 2018 में यहाँ पर खौफनाक कहत चल रहा था और इमरान खान साहब थरपारकर में उमरकोट में आए थे, तो वहां उन्होंने कहा कि देखो बहुत बुरा हाल है और मुझे हुकूमत बहुत बुरे इस हालात में मिली है कि मैं कुछ करने की पोजीशन में नहीं हूँ। फिलहाल मैं 4 जो है एम्बुलेंस जो सर्विसेज होती हैं, मोबाइल सर्विसेज, वो मैं आपको भेजता हूँ, जिसके अंदर हॉस्पिटल्स भी होगी और सारा कुछ होगा। तो मेरा ख्याल है कि उसको 3 साल गुजर गए, अभी तक एक टैबलेट भी वहाँ नहीं पहुँची है। सिर्फ ये है कि आपने नाम तब्दील करके
और जो 4-4 हजार लोगों को मिलते थे उनकी 3 किश्तें इकट्ठी करके आपने 12,000 दे के उसका नाम तब्दील करके मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो का नाम आपको अच्छा नहीं लगता, वजीर आजम थी और इंटरनेशनल लेवल पे उसकी पहचान थी, हमने उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने उसका नाम रखा था। जिस तरह इससे पहले भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान और वगैरह बड़े बड़े जो भी हमारे उनके नाम से बड़े बड़े मंसूबे रखे। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं अदील अहमद, 14 अजला में आप बुनियादी सहूलतें ही नहीं दे सके, उसमें से एक का नाम बता दें अदील। 14 अजला में कौन कौन से शामिल हैं? जी मुझे अगर आप आधा मिनट या 1 मिनट देंगे ना जी बताइए। तो ये जो बेबुनियाद किस्म की बातें कर रहे हैं तो मैं उनका आपको जवाब दे देता हूँ। जी देखें, नवाज शरीफ ने 2016 में शुरू किया प्रोजेक्ट, 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त इस प्रोजेक्ट की सूरत हाल क्या थी, क्या किस फेज में था ये जो हमने इनहेरिट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने ये नहीं किया कि माजी की हुकूमतों के शुरू किए हुए प्रोजेक्ट्स को डंप नहीं किया, उनको कंप्लीट करना चाह रहे हैं आप लोग, ठीक है, खत्म नहीं किया, ठीक है, अच्छी बात है। कौमी असासा समझ के हमने उनको आगे बढ़ाया। जब हम आए तो इस पे काम बंद पड़ा हुआ था। पता है क्यों बंद पड़ा हुआ था? इसलिए बंद पड़ा हुआ था कि ये 50-50% के इश्तिराक से था। 50% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने इस पे खर्चा करना था, गवर्नमेंट ने करना था, सिंध गवर्नमेंट ने करना था। फेडरल गवर्नमेंट में फंड दे रही थी, सिंध गवर्नमेंट उस पर नहीं लगा रही थी। हम जब आए हमने इसको 100% टेक ओवर किया। यही हाल जो है वो आपके K4 मंसूबे का था, उसको 100% फेडरल गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। जब हम ये ग्रीन लाइन जिस सूरत में हमने एक्वायर की थी उस वक्त ये सिविल वर्क इस पर बंद पड़ा हुआ था, इस पर काम नहीं हो रहा था। हमने आगे इसके जितने 6 फ्लाईओवर्स बनने थे वो हमने बनवाए। अच्छा ये तो ठीक है, वो जो सवाल कर रहे हैं वीर कोहली साहब उसका जवाब भी दे दें। आपके जो आपका इसका भी उधर अदिल इसका भी तो बता दें, ऊपर इसका बनाए जी, इसका भी बता दें। वो कह रहे हैं जो 14 अजला में से 2-4 के नाम तो बता दें। वो कह रहे हैं ये है ही नहीं इस तरह कोई सिंध में इस तरह का कोई जिला मौजूद नहीं है जहाँ बिजली ना दे सके। मैं आपको लेके जाता हूँ, इनसे कहें खैरपुर के देहातों में गाँव में मैं आपको लेके जाता हूँ। सक्कर के नवाही जो इलाके हैं, सक्कर जो है वो सुन लें वीर जी कोहली साहब, उस जो नवाही गांव है वहां पे प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। घोटकी उबाड़ों में जो है वो नादरा के सेंटर्स और बिजली के वो दे रहे हैं। खैरपुर के गांव हाथों में हम वो गवर्नमेंट काम कर रही है वीर जी कोहली साहब, गैस के मंसूबे दे रहे हैं, उबाड़ों पे दे रहे हैं, नवाबशाह में दे रहे हैं, उस आसपास जो शहरों के अलावा जो नवाही इलाके होते हैं इतना काम तो कर रही है सिंध के लिए। सर आप भी कुछ कर रहे हैं। ये तो सारा अली सरवर साहब मैं आपसे कहता हूँ ना, आप मेरी बात पे यकीन ना करें, आप डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लें जो फेडरल गवर्नमेंट स्कीम्स कर रही है सिंध के अंदर, उनके पेपर्स उठा के देख लें, आपको बहुत पता चल जाएगा कहाँ कौन कौन से गाँव देहातों में जो है वो गैस और बिजली की स्कीमें। इतने काम के बावजूद वीर कोहली साहब क्यों चाहते हैं कबल सिंह इंतखाबात 5 साल पूरे करने दें खान साहब को? मैंने एक और इन्होंने बात की, मैं जरा उसका भी जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने अर्ज किया कि बेनजीर का नाम चेंज करे, हमने कोई बेनजीर का नाम चेंज नहीं किया। जब हम आए तो बेनजीर इनकम सपोर्ट जो कि अपनी लीडर को ट्रिब्यूट देने के लिए इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था, उसकी हालत ये थी कि 8.5 लाख नाजायज लोग जो है वो इसमें से पैसे ले रहे थे। यानी ऐसे लोग जो सरकारी अफसरान थे उसमें, पीपल्स पार्टी के जियाले थे उसमें इनके जियाले तो थे लेकिन वो गरीब होंगे ना सर, जिनको हक बनता होगा। सही कह रहे हैं, उन्होंने उन लोगों को निकाला जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गरीब है, जो है इनका इसी तरह रवैया है। आप देखें जहां जहां कह रहे हैं गरीब लोग थे, अदिल वो कह रहे हैं गरीब लोग थे, पीपल्स पार्टी की होंगे, लेकिन वो कह रहे थे तो गरीब ना, जिनके पास पैसा नहीं है। आप मुझे जवाब देना, वो जियाले जो थे उनको निकाला। अब ये मुझे बताएं कि कोई जियाला है तो ये आप शहरियों के लिए प्रोजेक्ट होता है, और जब शहरियों के लिए होता है तो ये नहीं सोचा जाता है कि वो किसको वोट दे रहे हैं। फेक एंट्रीज थी जो गलत लोगों को पैसे मिल रहे थे, इन्होंने अपनी लीडर को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए भी उनके नाम पे करप्शन की है, उनके नाम पे लूट मार इन्होंने जो है उधर की है। सिंध के अंदर 8.5 लाख एंट्रीज जो है वो हमने निकाली। और ये बात करते हैं कि सिंध के साथ नाइंसाफी होती है। एहसास प्रोग्राम में जो एहसास इमरजेंसी कैश डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सिंध में हुआ है। सिंध की आबादी जो है वो 23% है और यहाँ पे 35% लोगों को एहसास के थ्रू जो है वो पैसे मिले। नहीं ये गलत कोड ना करें, किसी के ऑफिसर का उसकी फैमिली सही है। अब सुन ले, अब वीर जी कोहली की बात सुन ले। वीर जी कोहली बोलिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि देखो अगर किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर की फैमिली में किसी बंदे का है उसका तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये नादरा के थ्रू आ रहा था। तो यहाँ पर भी जो भी इस तरह के जो स्कीम्स होती हैं उसमें जब NIC नंबर डाल के वो कहते हैं तो आगे से वो कहते हैं तुम इसके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है कि किसी 17 ग्रेड का ऑफिसर का नाम हो, उसकी फैमिली में किसी का नाम है तो वो क्योंकि रिकॉर्ड में पता नहीं चलता या फिर रिकॉर्ड में शो नहीं किया होता तो वो आज आ सकता है।
अब उस वक्त उसने आप अगर चेक किया हो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि कभी भी ये तासुब परस्ती नहीं करनी चाहिए। जब आप शहरियों के लिए काम करते हैं तो वो पाकिस्तान के शहरियों को यकसा देखना चाहिए। ये वजीर आजम खड़ा होकर, जो मुल्क का वजीर आजम ये नहीं कह सकता कि एक रियासत का इतना बड़ा सूबा है जो कि रियासत का हिस्सा है और वो कहे कि ये पाकिस्तान मेरे पास नहीं है। तो ये जो तासुब परस्ती वाला रवैया है, इसको मेरा ख्याल सोच को तब्दील करें। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप वीर जी कोहली साहब इतना बड़ा ऑप्शन दे रहे हैं आपको, जी आप क्या कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए सिंध के लिए? मैं आवाज बनूंगा आपकी। मुझे बताएं, जी अदिल साहब को बताएं। यकीन दिलाता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर के सामने मंडे को खड़ा होकर इंशाल्लाह वो चीज मांगूंगा सिंध के लिए जो आप मुझे आज इस जी वीर जी कोहली साहब क्या चीज? सिर्फ एक बात वजीर आजम को बोलें कि आप किसी तरह, चलो मान लेते हैं आप वजीर आजम बन गए, लेकिन आप चारों सूबों को यकसा देखें, उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनको यकसा पाकिस्तान के शहरी देखें, ये तासुब परस्ती या रवैया चेंज करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कह रहे हैं तासुब नहीं, ये तो आप जो है वो बेसलेस किस्म की और फजूल किस्म की बात कर रहे हैं। तो डिमांड सिंध के लिए आप चाह रहे हैं? क्योंकि अभी जो आप कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था, अभी किसी ने सोशल मीडिया पे रखा था कि कल वजीर आजम आ रहे हैं और यहाँ के पीटीआई के एमपीएस से मिलेंगे। ये तासुब परस्ती नहीं तो क्या है कि जब आप किसी सूबे के अंदर जाते हो और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनसे नहीं मिलते? वाली तो कोई बात सवाल नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जी वो आ रहे हैं तो फिर पीटीआई के सिर्फ एमपीएस से क्यों मिलेंगे, वज़ीर आला सिंध से क्यों नहीं मिलते? 1100 अरब रुपए में पीटीआई का कोई एमपी नहीं बैठा हुआ। वजीर आला अच्छा, जो एमएनएस को फंड दिया वो सिर्फ पीटीआई को क्यों दिया? बाकी सिंध में जो लोग हैं वो उसको क्यों नहीं दिया? पीटीआई का कोई नहीं है सिंध का। नहीं, जो एमएनएस को जो फंड दिया वो सिर्फ पीटीआई के एमएनएस को क्यों दिया है? फिर नासिर शाह, सईद गनी साहब उस इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में तरक्याती फंड, ठीक है, तरक्याती फंड जो है वो आपके एमएनएस को सिर्फ मिला है, पीपल्स पार्टी के एमएनएस को क्यों? एक एमएनए को बताएं कि पीपल्स पार्टी के एमएनए को आपने दिया और सिर्फ पीटीआई के एमएनए को क्यों? इनसे सवाल पूछे ना, हम सिंध में ऑपोजिशन में, इन्होंने हमें कितने फंड दिए आज तक? हमने किसी एमपी को फंड नहीं दिया है। वो कह रहे हैं हमने अपने वालों को भी नहीं दिया। हाँ, वो कह रहे हैं हमने अपने एमपीएस को भी नहीं दिया। नहीं, इनसे पूछे ना ये ऑपोजिशन को क्या दे रहे हैं सिंध में? सिंध गवर्नमेंट और उनके डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहे हैं, हमने एमपीएस को भी नहीं दिया है। हमें तो आप कुछ दे रहे हैं। अच्छा, हमने तो रिस्पॉन्स करते हैं आखिरी मिनट में। मैं ये समझता हूं कि जो इदारे हैं इदारों के थ्रू होना चाहिए। इस गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जो इनका रवैया है, जो कराची के लिए काम करना चाहते हैं तो कराची के इदारे हैं उनके साथ आप काम करें। आप कमेटी बना के काम करते हैं, आप एक मिनिस्ट्री बना देते हैं सिर्फ सिंध के लिए, बाकी सूबों में नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि रियासत को एक ही नजर से देखा जाए, को एक ही नजर से देखा जाए। जो 22 करोड़ लोग हैं उनको पाकिस्तान के शहरी बराबर समझा जाए। किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, वो पाकिस्तानी है। आप वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान के हैं, सिर्फ पंजाब केपी के नहीं है। ये बात वीर कोहली साहब की दुरुस्त है। और अदील ने जो क्लेम किया है कि सिंध में इतने ज्यादा काम किए हैं या नहीं किए, इसका रिस्पांस भी सुना वीर जी कोहली साहब से। ये था हमारा नाज़रीन आज का प्रोग्राम। वक्त की किल्लत है, फिर किस प्रोग्राम में इस मौजूद पर दोबारा बात करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाजत। मौलाना की बात।